अच्छा, उससे पहले ना तुम लोग मेरी एक बात मानना। अभी तुम्हारा कोऑर्डिनेशन का टेस्ट है इस संडे, मैं बताना भूल जाती है अदरवाइज। कोऑर्डिनेशन का टेस्ट है और कंप्लीट कोऑर्डिनेशन आ रहा है, तो तुम्हें एक काम करना है, कोऑर्डिनेशन को अच्छे से प्रिपेयर करना है और एक बार ना ये वाला पढ़ लेना। इतना क्या है, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं करवाया। तो तुम कोई भी बुक से देख सकते हो, इसका फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर ऑफ, किसी भी बुक से मिल जाएगा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय लिगेंड, प्लस इलेक्ट्रॉन्स डोनेट बाय लिगेंड। ये इसका फॉर्मूला है, आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे एक मैं दिखा भी देती हूँ निकाल के। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है क्रोमियम, एक सेकेंड, हाँ क्रोमियम CN6 3 नेगेटिव है। तो आपको क्या पता होना चाहिए बच्चे, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है 24 होता है, राइट। उसके बाद माइनस क्या करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्रोमियम की, x - 6 इज इक्वल टू -3, कितना होगा +3। तो आप 3 माइनस करेंगे, बेसिकली ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा है 3 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, या तो आप डायरेक्ट लिख लो 21, नहीं तो ऐसे कर लो। प्लस लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो एक साइनाइड का मॉलिक्यूल बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 कितने देंगे, 12 देंगे। तो बताना कितना आएगा ये, 36 - 3, 33 आएगा क्या? यस मैम, यस मैम। देखो अभी क्या होगा ना, आप बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स देखोगे कि जिसका EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ना वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आएगा। अगर 36 आया तो मतलब वो क्रिप्टोन के बराबर है, राइट। अगर 86 है तो रेडोन, गुड इवनिंग अंकुश, गुड इवनिंग खुशदीप, रेडोन के बराबर है, राइट। अगर 3 आता है तो आर्गन के बराबर है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स, ध्यान से सुन लो, अगर किसी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आ जाता है, इट मींस वो आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बेसिकली EN रूल है, ये सिडविक ने दिया था ये रूल बेसिकली ये बताने के लिए कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा और कौन सा नहीं। +12 बच्चे, इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट होंगे बाय लिगेंड, एक लिगेंड CN का 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो टोटल कितने 6, तो एक भैया 2 देता है, तो 6 कितने देंगे 12, इसलिए 12 लिखा। लेकिन जो EN रूल है बेटा वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्सिस पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है, हमें इस पे नहीं जाना, क्वेश्चन नहीं आता है। बस आप ये ध्यान रखना EN रूल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते कैसे। जैसे अगर मान लो मैं बोलूं NiCO4, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सिस पे हमेशा एप्लीकेबल होगा EN रूल, लेकिन जो कार्बोनिल के अलावा लिगेंड्स हैं जैसे CN हो गया, अमोनिया हो गया, उस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर मैं तुम्हें इसका EN निकालूं तो कैसे निकालोगे, 28 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है बिकॉज CO इज न्यूट्रल लिगेंड, तो 28 एक CO का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 कितने देंगे बच्चे 28, तो इसका क्या आ जाएगा 36, वो क्रिप्टोन के बराबर है। तो इट मींस जो निकल का ये कॉम्प्लेक्स है टेट्रा कार्बोनिल निकल, वो स्टेबल है। तो आपको सिर्फ EN रूल निकालना आना चाहिए, ये फॉर्मूला है, आप किसी भी बुक से एग्जाम्पल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं ये बताने नहीं वाली थी पर ठीक है, इससे पहले वाले बैच में बता दिया तो मैंने सोचा चलो बता देते हो यहाँ पे भी, ठीक है। ये EN लिख लो, कहीं पे भी किसी बुक में भी मिल जाएगा, बहुत बहुत इजी है ये, ठीक है। इरेज कर दूं इसको? यस मैम। चलो यस मैम, ओके। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, कॉम्पिटिटिव में भी नहीं 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 नहीं, मैं लिंक सिर्फ बच्चे, मैं लिंक नहीं देती हूँ रिकॉर्डिंग का यूट्यूब पे, भैया उसका लिंक है तो सही, शेयर तो किया हुआ है क्या बोलते हैं ग्रुप में, कोई भी शेयर कर देगा आपको बच्चे जो पूछ रहे हैं। चलो अभी ना हमें आज क्या स्टार्ट करना है बच्चे, केमिकल काइनेटिक्स। चलो बिल्कुल बाद में रिकॉर्डिंग्स वगैरह का बेटा बाद में डिस्कस कर लेना, अभी मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे थोड़ा अटेंटिव होके क्लास को अटेंड करें, क्योंकि आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसको अच्छे से समझना है कि क्या करने वाले हैं, है ना। क्योंकि पहली क्लास हर टीचर स्लो इसलिए चलाता है क्योंकि तुम नई चीजें सीख रहे हो, ठीक है। जैसे जैसे मान लो कल क्लास होगी तो इससे ज्यादा कराऊंगी, परसों वाली में उससे ज्यादा कराऊंगी, तो फर्स्ट क्लास में थोड़ा ध्यान से सुन लो क्या क्या करने वाले हैं।
देखो बच्चे, केमिकल काइनेटिक्स में ना आपके कहाँ से क्वेश्चन आते हैं सुन लो। आपके मैं सीबीएसई की बात नहीं कर रही हूँ, फिर बोल रही हूँ, सीबीएसई के लिए सिर्फ आपको आपके एनसीईआरटी को फॉलो करना है, नथिंग एल्स। लेकिन फिजिकल में एनसीईआरटी से भी बाहर आता है अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूँ, राइट। तो बच्चे इधर देखो, केमिकल काइनेटिक्स में एक तो आपका रहता है रेट ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक रहता है, जो कि आज मैं डिस्कस करूंगी, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। सेकंड रहता है आपका रेट लो, जिसमें हम सारा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और मोलिकुलरिटी डिस्कस करते हैं, ठीक है। थर्ड रहता है बच्चे आपका इंटीग्रेटेड लॉ इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन तुम तो आगे चला करो मैडम से सारे, जिसमें बेसिकली जो आपके सिलेबस में है वो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सेकंड ऑर्डर भी कराऊंगी। सारा इनका ग्राफ, इनकी हाफ लाइफ, सब कुछ जितना भी एडवांस जितना भी बनता है इसमें, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका आरेनियस इक्वेशन, आरेनियस इक्वेशन, और फिफ्थ आता है आपका कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ना के बराबर है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आते ही नहीं है क्वेश्चन, लेकिन नीट में मैंने अभी देखा रिसेंटली 2 क्वेश्चन आए हैं लास्ट के कुछ 3-4 सालों में, तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, वरना मैं नहीं पढ़ाने वाली थी। जेई के बच्चे होते तो नहीं पढ़ाती, बट मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये 5 टॉपिक हैं, तो मैं ट्राई करूंगी 5 या 6 लेक्चर से ऊपर नहीं लेके जाऊं। सेकेंड ऑर्डर नहीं है मिशबा, अगर टीचर ने कराया, आई डोंट नो क्यों कराया, सेकेंड ऑर्डर नहीं है, ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर के क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं पेपर में, ठीक है, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव में 1-2 बार आया है, तो हम देख लेंगे। चलो उसको छोड़ो, पहले आज हमारा फोकस इस पे रहने वाला है, रेट ऑफ रिएक्शन पे। ओके, तो बच्चे केमिकल काइनेटिक्स ना आपको इसके नाम से बस ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स बच्चे आपको इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, काइनेटिक्स मतलब मोशन या स्पीड, ठीक है, क्या होता है स्पीड। तो आपने बच्चे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, थर्मोडायनेमिक्स में आपने क्या सीखा कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये आपने देखा था कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बताता है बच्चे, आरेनियस इक्वेशन बेटा, ठीक है। अभी सिर्फ प्लीज इस पे फोकस करो, ये सब काम की चीजें नहीं है, न्यूमेरिकल काम की चीजें, तुम्हें सब मिल जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, हाँ मैं क्या बोली थी, थर्मोडायनेमिक्स में तुमने क्या सीखा कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, मतलब बेसिकली कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ये आप देखते हो। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या सीखा था कि कौन सी रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक हो रही है ना, देखते थे ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा या 1 से कम होगा, है ना। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या देखते हैं कि भैया जो रिएक्शन हो रही है ना, रिएक्शन की स्पीड क्या है, ना तो थर्मोडायनेमिक्स ये बता पाया था, और ना ही हमें ये आपका जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था। तो कौन सी रिएक्शन भैया स्पीड है, क्या स्पीड है, कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, वो सारा का सारा हम किस में डिस्कस करेंगे बच्चा, केमिकल काइनेटिक्स करेंगे। तो माना कि ये सब पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स का जो हम आरंभ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम ये नहीं बता पाया था कि रिएक्शन की स्पीड क्या है, ठीक है, या बोल दो रेट क्या है। ध्यान से सुनना, मैं स्पीड और रेट को फ्रीक्वेंटली यूज करूंगी, तो डोंट बी कंफ्यूज इन बिटवीन टू दीज वर्ड। स्पीड और रेट एक ही बात है, स्पीड यादा मतलब रेट यादा, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, बच्चे टाइम पे आया करो। समीर बेटा पहले मत बोलो, आई रिक्वेस्ट प्लीज पहले मत बोलो, पहले मत बोलो, ठीक है, कोई बात नहीं है, अब से ध्यान रखना। ये देखो सॉरी भी बोल रहा है और हंस भी रहा है, हे भगवान क्या होगा तुम्हारा। चलो ठीक है, तो देखो बेटा केमिकल काइनेटिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड और द रेट। मैंने कहा एक ही बात है, किसका रेट, कोई भी केमिकल रिएक्शन बेसिकली जो हो रही है, और कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उस रिएक्शन को, और बेसिकली वो जो रिएक्शन है किस मैकेनिज्म से जा रही है, वो सारा का सारा हम बच्चे किस में पढ़ने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब कोई भी रिएक्शन को ना क्लासिफाई किया गया बच्चे 3 पार्ट में, किस किस में, एक तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी, एक जिसका मॉडरेट स्पीड रहेगी, और एक जो बहुत फास्ट रहेगी। एक तो वो जो बहुत जल्दी हो जाए, बेसिकली पिको सेकेंड्स में हो जाती है, जो पिको सेकेंड्स में है ना, या नैनो सेकेंड्स में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको बेटा, तो एसिड बेस रिएक्शन,
शायद मैंने कभी बताया भी था तुम्हें कि एसिड बेस रिएक्शन बच्चे बहुत ज्यादा फास्ट होती है, बहुत ज्यादा फास्ट, विद इन पिको सेकंड और नैनो सेकंड में हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हम केमिकल काइनेटिक्स में ऐसे वाले रिएक्शंस को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ऐसी वाली रिएक्शंस को पढ़ने हैं बेसिकली जिनका हम रेट डिटरमाइन कर सके। तो सबसे वाली फास्ट वाली नहीं स्टडी करते हैं, और जो सबसे रिएक्शन भैया सालों में जाके होती है, 20-30 सालों में, उसको भी हम नहीं पढ़ते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बच्चे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो ना तो हम बहुत ज्यादा फास्ट वाली रिएक्शन को स्टडी करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में बच्चा पार्टी, और ना ही सबसे ज्यादा स्लो वाली को करने वाले हैं। हमारा जो मेन फोकस रहेगा बच्चे वो किस पे रहेगा, जो कि मॉडरेट रिएक्शन है। इसका एग्जांपल एक बार लिख लो, क्या होगा, कोई बात नहीं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ या तो इथाइल एसीटेट, ये आपने सुना होगा, इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, लेकिन अभी हम उस पे नहीं जा रहे, अभी हम बेसिक करेंगे। तो बस इसको ध्यान रखना कि हमारा जो मेन एजेंडा रहने वाला है केमिकल काइनेटिक्स में वो मॉडरेट वाली रिएक्शंस को पढ़ने रहने वाला है, ताकि हम रिएक्शन तो डिटरमाइन कर सके बेसिकली, जिनका जो रिएक्शन की स्पीड है या तो सेकेंड्स में हो, ठीक है, या कुछ मिनट्स में हो या कुछ घंटों में हो। ऐसी वाली रिएक्शन को हम स्टडी कर पाएंगे। जो भैया कुछ सालों में जाके होती है उनको नहीं पढ़ना, या बहुत ज्यादा फास्ट होती है विद इन पिको सेकेंड और नैनो सेकेंड, ऐसे वाली रिएक्शन को हमें नहीं पढ़ना है। तो थोड़ा फील आया बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, बताओ। Yes, ma'am. चलो, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. उसके बाद Rate of हमारे, reaction. हाँ, उसके बाद ना हम अपने टॉपिक पे जंप करते हैं डायरेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने हैं। तो बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट फिर बोल रही हूँ, स्पीड से आप स्पीड भी बोल सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चे, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। सिंपल सी बात है, रेट किस पे, सपोज यहाँ पे मैंने एक जनरल रिएक्शन ली बच्चे, इन जनरल मैंने लिया कि भैया रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो मुझे अगर इसका रिएक्शन का रेट लिखना हो तो क्या मैं बोलूंगी, इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा बच्चे, बताओ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, Yes, ma'am. कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है। या आप इसको लिखो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन बच्चे प्रोडक्ट ऑफ, Concentration of product. इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। बस आपका साथ चाहिए, ये चैप्टर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, बाय टाइम। जैसे आप डिस्टेंस निकालते हो ना, स्पीड कैसे निकालते हो बच्चे, स्पीड कैसे निकालते हो मैथ्स में, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ऐसे निकालते हो ना, बोलो। Yes, Yes, ma'am. बस केमिस्ट्री में भी यही चलेगा, केमिस्ट्री में भी यही चला जाएगा। रेट क्या है, स्पीड ही तो है। तो बच्चे किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे निकालोगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। अब मैंने दोनों को क्या किया, बराबर क्यों किया, क्योंकि आपको पता है बच्चे, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के, तो हम क्या बोलते हैं कि धीरे धीरे टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। सपोज मान लो आपका रिएक्टेंट स्टार्टिंग में था 5 मोलर, तब तक आपका प्रोडक्ट 0 था। अब मान लो टाइम 0 पे आपका जो, मान लो फ्लास्क में आपने कुछ ले रखा है सपोज, उसकी कंसंट्रेशन है 5 मोलर, लेकिन जैसे आप रिएक्शन करवाओगे, मान लो कुछ टाइम टी के बाद उसमें से सपोज 2 मोलर कम हो गया और ये 2 क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो बेसिकली टाइम के साथ क्या होता है बच्चे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। ठीक है, अब जितना डिक्रीज हुआ उतना ही बना, दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे ये लिखा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ये चीज क्लियर हुई, बोलो। Yes, ma'am. Yes, अगर ma'am. मान लो मैं ये बोलूं कि अगर R1 आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T1, एट टाइम T1, और P1 क्या है बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T1। ठीक है, ये मैं एक बार थोड़ा सा, मेरे को स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूं R2 क्या है बच्चे, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की टाइम T2 पे, ठीक है, और P2 क्या है, कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट टाइम T2 पे।
तो अगर मुझे चेंज निकालना है तो बेसिकली आप निकाल कर रहे हो चेंज कितना आया कि पहले कि बाद में, मतलब फाइनल कितना था और पहले कितना है। तो अगर मैं यहाँ से रेट निकलवाऊं, क्या मैं ये लिख सकती हूँ क्या, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी? बताओ Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों लिखा ये मैंने, Yes, क्योंकि ma'am. डेल्टा आर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि R2 माइनस R1, और आपका डेल्टा टी क्या होगा बच्चे, T2 माइनस T1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे मैंने ये माइनस का साइन क्यों लगाया, माइनस का साइन क्यों लगाया, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। डिक्रीज हो रहा है। वेरी गुड, मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, मैं नहीं चाहती बहुत ज्यादा आपको मैं सबसा दिखे। देखो माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, स्मॉल टी आएगा ध्यान रखना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का चेंज पर यूनिट टाइम। तो ये माइनस क्यों आया बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, यानी कि जब भी आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकालोगे वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चे, लिखो रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट हमेशा पॉजिटिव आएगा, तभी हमने क्या लगाया, आगे नेगेटिव लगाया, क्योंकि हमें पता है ये वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका रेट क्या होगा बच्चे, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है ये चीज, बोलो बेटा। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे यूनिट बता दो रेट ऑफ रिएक्शन की, देखो इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, मेन हम फंसेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, फॉर्मूले में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूनिट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, अभी मैंने बोला क्या होता है, कंसंट्रेशन बाय टाइम, यही सिखाया मैंने आपको, कंसंट्रेशन बाय टाइम। और सपोज आपकी कंसंट्रेशन बच्चे मोल पर लीटर में है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। सपोज टाइम सेकंड में है, तो क्या होगा, मोल Per liter per पर second. लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखना है, चेंज निकालना है। ठीक है, अगर मान लो डायरेक्ट आपको दे रखा हो तो डायरेक्ट पुट कर देना, बट अगर आपको मेंशन करके दे रखा है कि फाइनल में भैया इतनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी और इनिशियल में इतनी थी, इस और टाइम भी आपको दो टाइम दे रखे, फाइनल टाइम क्या था, इनिशियल, तब तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चे आती है आपकी चीज, यहाँ पे देखो, अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से देखा हो, ये मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया है, आप दो टाइप के रेट डिस्कस करते हो, एक तो एवरेज रेट डिस्कस करते हो और एक इंस्टेंटेनियस रेट डिस्कस करते हो, है ना, देखा है ना ये। तो आपको ना बिल्कुल भी ये करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको जस्ट एक बता रखा है कि भैया एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट नाम की कोई चीज होती है। जितना भी हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे ना, वो सारा का सारा क्या होगा, एवरेज रेट होगा। जैसे कि अभी हमने दिखाया, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, डेल्टा, क्या लिखा है, डेल्टा। बेसिकली डेल्टा किस लिए यूज होता है बच्चे, फॉर लार्ज चेंज, फॉर लार्ज चेंज। अगर हमें कुछ किसी कोई बड़ा चेंज दिखाना है तो बच्चे हम डेल्टा से दिखाते हैं, अगर हम डी से दिखा रहे हैं तो मतलब वो होता है हमारा काफी स्मॉल चेंज के लिए, अगर चेंज बहुत कम है तो हम डी लगाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, अगर हमें किसी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना है तो कुछ ना कुछ तो भैया इंटरवल होना चाहिए ना, टाइम इंटरवल, कुछ ना कुछ तो भैया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आना चाहिए। ऐसा तो नहीं ना कि इतना सा चेंज आया और हम निकाल लेंगे, नहीं। ठीक है, इसीलिए बच्चे हम केमिकल काइनेटिक्स में एवरेज रेट लिखते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया ना, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, वो एवरेज रेट था, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। देखो सपोज आपका यहाँ पे ये वाला ग्राफ है रिएक्टेंट का, तो देखो ना यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे T2 कितना था फाइनल, ठीक है, T1 कितना है, और T1 पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी, आपको मिल जाएगा। ऐसी उसमें प्रोडक्ट की देख लो, T1 पे P1 की कंसंट्रेशन कितनी थी और P2 की भी। ये तो आप बहुत सिंपल है, जब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। बस ध्यान रखना केमिकल काइनेटिक्स में हम जो है एवरेज रेट की बात करते हैं। ठीक है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस रेट। देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, बहुत स्मॉल चेंज के लिए। और जब भी हमें इंस्टेंटेनियस वाले केस में रेट डिटरमाइन करना है तो आपको कुछ नहीं करना,
आपको ग्राफ दे रखा होगा, वैसे ये पेपर में नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है लाइक दिस। देख पा रहे हो, आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और आपको जस्ट चेक करना है कि कितना चेंज आएगा। ठीक है, इस पे कितना चेंज आया, ठीक है, इस पे कितना चेंज आया, देखो बहुत छोटा चेंज आएगा, देख पा रहे हो, बहुत छोटा चेंज आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बस ये ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में स्लोप कैसे निकालते हैं, हम टेंजेंट ड्रॉ करके निकालते हैं। ठीक है, जो आपका dr बाय dt होता है वो किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बस ये ध्यान रखना, आया नहीं हुआ कभी, बस ऐसे जस्ट ध्यान रखना, क्योंकि बेसिक भी पता होना चाहिए चैप्टर का। ठीक है, इसमें सेकंड लाइन में dp बाय dt है ना? हाँ, dp बाय dt, d क्यों यूज किया बच्चे, फोर्स। क्योंकि यहाँ पर स्मॉल चेंज है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था क्या? मैम मैं बोल रही थी कि जो p वाला है उसमें क्यों माइनस लगा है? सॉरी, अब ठीक है। हाँ मैम। चलो इसको देख लो एक बार। इट इज determined graphically by drawing a tangent at time t on either of the curves for concentration of reactant and p versus time and calculated slope। बस वही है जो मैंने आपको बताया, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में था इसलिए मैंने बता दिया। आपको बस वो ध्यान रखना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, सॉरी पर यूनिट टाइम, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है जी, चलो जी, अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है ना, आगे भी बढ़िया चलेगा। चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चलो भाई एक न्यूमेरिकल आ गया, मेरे को लगा मैंने ऐड ही नहीं किया। चलो, फॉर ए रिएक्शन, इधर देखो, फॉर ए रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ, ध्यान से देख लेना, सॉल्यूशन को मत देखना। फॉर ए रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की ये दे रखी है बच्चे 2.5 t² माइनस 4 मोल पर लीटर। आपको ना एवरेज रेट निकालना है रिएक्शन का बिटवीन T1 और T2, आपको ऑलरेडी दे रखा है। ऑल्सो फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। देखो क्या होता है एवरेज रेट, इधर देखो एवरेज रेट कैसे निकालते हो, माइनस डेल्टा सी की कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी होगा। तो डेल्टा सी क्या होगा, C2 माइनस C1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। T2 कितना दे रखा है बच्चे, 20 सेकेंड, T1 कितना है, 10 सेकेंड। ठीक है, सी कैसे निकालोगे, इनिशियल कैसे निकालोगे बच्चे, टी की जगह 10 पुट कर दो, देखो इस तरह से, है ना। टाइम T2 पे फाइनल कैसे निकालोगे, 20 पुट कर दो, तो C2 माइनस C1 कर दो और ये कर दो। रेट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, आ जाएगा। ये कैसे निकालोगे, इसके लिए भैया आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। आता है क्या डिफरेंशिएशन करना? यस मैम। यस मैम। देखो ये तो सिंपल यस मैम। सी क्या है, 2.5 t² माइनस 4 मोल पर लीटर। तो dc बाई dt क्या होगा, कुछ नहीं करना, पावर को आगे लेके आ जाना। ठीक है, x² का क्या होता है 2x, तो t² का क्या होगा 2t, यानी कि 2.5 इंटू 2t, और इसका 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5t। टाइम आपको पता ही है किसके लिए निकालना है, 12 सेकंड के लिए निकल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना। आई थिंक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये जेई में तो और नीट में तो नहीं आया हुआ ये वाला। ठीक है, ओके आगे चलूं। चलो अभी हम क्या सीखने वाले हैं बच्चे, अच्छा तुम नोट्स बना रहे हो क्या? हाँ मैम। जी मैम। यस मैम। क्या करना है, एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अभी मैंने आपको एक जनरल रिएक्शन लिखी थी, उसमें मैंने क्या कहा था, मैंने सिंपल ये बोला रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है ना। मैंने इसमें कोई भी रिएक्टेंट ये नहीं बताया कि कितने मोल ले रहे हो, मैं 1 मोल की बात कर रही थी, राइट। लेकिन अभी क्या कर रही हूँ, मैं कुछ अलग लिख रही हूँ, ध्यान से देखो। एक जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ, AA प्लस BB। यहाँ से क्वेश्चन जो मैं करवाने वाली हूँ ना, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, भर भर के। ठीक है, XX प्लस YY। ठीक है, मान लो Y के इतने मोल है, X के इतने मोल है, B के इतने मोल है और A के इतने मोल है। बेसिकली स्मॉल a b c d क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अच्छा जी, अभी आपको इसका रेट लिखना है बच्चे, कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगी मैं इस रिएक्शन के लिए? मैंने क्या कहा था, रिएक्टेंट के लिए क्या लिखते हो, सेम कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या, dA बाय dt? यस मैम। लिख सकती हूँ dA बाय dt। यस मैम। ओके, लेकिन अभी ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। A के आगे A मोल है, B मैम के इसका आगे B ना मोल है, मैम तो ये- डिवाइड हो जाएगा। हाँ
इसको डिवाइड कर देंगे ना हम। बेटा रीजन बताऊं डिवाइड क्यों करेंगे? ठीक है, मैम क्योंकि मैम बच्चे बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है। क्योंकि बच्चे हम क्या करते हैं, जो हम ये लिखते हैं ना कंसंट्रेशन बाय टाइम, यहाँ पे ना आपको ये लिखना चाहिए था जो मैंने लिखवाया ना R1, यहाँ पे आगे लिख सकता हूँ मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन बेसिकली हम यहाँ पे 1 मोल की बात करते हैं। अगर वैसे आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, रेट ऑफ रिएक्शन की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है बच्चे वो क्या होती है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय पर यूनिट टाइम। तो हम 1 मोल की बात करते हैं। अगर A के A मोल है तो 1 मोल में क्या होगा? 1/A होगा। हाँ या ना बोलो? यस मैम। यस मैम। तो 1 मोल के लिए जब हम निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है बेटा? डिवाइड करना पड़ता है। और आपको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज होती है तो हम माइनस लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसे ही ये किसके इक्वल होगा? इधर देखो, -1/b dB/dt, dB/dt इक्वल टू, ये क्या है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 1/x dx/dt। देखो बहुत ध्यान से समझना, ध्यान रखना फॉर 1 मोल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर 1 मोल, ताकि आपको ध्यान रहे कि मैम ने डिवाइड क्यों किया था। इज इक्वल टू 1/1 d/dt ऑफ y। हाँ जी, जच गया? क्लियर हुआ? मैम हाँ जी मैम जी। मैम हमने इस डी की जगह हम डेल्टा यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि हम ये तो तो एवरेज बच्चे में होता है अगर ना। डिपेंड ऑन क्वेश्चन बेटा, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अगर लार्ज चेंज के लिए आपको निकालने के लिए बोल रखा है, अगर आपको फाइनल और इनिशियल वैल्यू दे रखी है तब तो आप डेल्टा लिखना। लेकिन अगर नहीं दे रखी है ऐसी वैल्यूज, एक ही वैल्यू दे रखी है, मतलब स्मॉल चेंज दे रखा है, तो आप डी लगाएंगे। अगर आपने कभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन में, तो हम यही रेट लिखते हैं, डेल्टा नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। अगर चेंज दे रखा है तो आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, वरना इसको आप फॉलो करेंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, टेंशन ना लो। चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखती हूँ। N2 प्लस 3H2 2NH3। अभी मैं एक वर्ड बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 क्या होगा बेटा? अपीयरेंस का मतलब क्या है बच्चे? आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, मैम डिसअपीयरेंस होगा ना? एक सेकेंड, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, डिसअपीयरेंस। ठीक है, उनका क्या होगा? प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस। तो क्या मैं लिख दूं d/dt ऑफ N2? जी मैम। अगर मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखूं HU का, तो ये मत बोल देना मैम -1/3 d/dt ऑफ H2, काटा लग जाएगा। ध्यान रखना, जब भी पेपर में आपको ये वर्ड मिल जाए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो उसमें आप कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करेंगे। यस रेट मैम। ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब एग्जामिनर आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा है, या अगर मैं H2 की बात करूं, एग्जामिनर सिर्फ आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, कोफिशिएंट को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लो ये वाली लाइन बेटा, ये आपको काम आएगी, क्योंकि आप ये गड़बड़ करोगे मुझे पता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लिखूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो क्या होगा? d/dt ऑफ NH3। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन तो आप ऐसे लिखोगे कोफिशिएंट को इंक्लूड करके, लेकिन जब एग्जामिनर आपसे पूछे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बता दो, तो भैया आप उसमें कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करोगे। ये लाइन लिखूं या लिख लोगे? लिखो, चलो लिखो। coefficients is not included, कैसे लिखो? coefficients will not be included in rate of disappearance और rate of appearance। ठीक है, इसको लिख लो स्टार मार्क करके। ठीक है, मैम रिपीट करना। बच्चे लिखो coefficients will not be included in rate of appearance और rate of formation। उसके बाद है बच्चे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर
रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत तुम घर से करो, ठीक है। देख पा रहे हो, ऐसी ही है केमिकल काइनेटिक्स। कितना बताया मैंने, सिर्फ एक पेज का ही तो बताया अभी तक। सिर्फ मैंने ये चीज बताई है जो आपके पेपर में आती है, समझ रहे हो, लेकिन इससे क्वेश्चन अलग अलग तरीके के बन के आते हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चे इसका फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। रिएक्टेंट का नेचर कैसा ले रहे हो आप, कंसंट्रेशन कितनी ले रहे हो, क्योंकि हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कर रहा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या है, इस चैप्टर का बेसिकली क्या है जो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे ना, वो मैं अभी बता रही हूँ। इन सबको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे इन डिटेल। कैटलिस्ट, इसको भी हम पढ़ेंगे। फिफ्थ, सरफेस एरिया, ठीक है, इसको हम सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे अभी आप ध्यान रख सकते हो कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपने पढ़ा हो तो हर 1 डिग्री पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, पढ़ा है क्या? यस मैम। कैटलिस्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, क्योंकि कैटलिस्ट बेसिकली क्या काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। और सरफेस एरिया भी क्या होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा भैया उतने फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अभी ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे 1 by 1, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने बोला है एक सेकंड, ये क्या होगा, अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको। ओके, तो जो मैंने अभी तक बताया है उसमें आपको बच्चे एक तो ये ध्यान रखना है कैसे लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लार्ज इंटरवल के लिए दे पूजा बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक अभी बाद में आएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फाइनल और इनिशियल दे रखी हो कंसंट्रेशन, और फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम दे रखा हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चे, बाद में आएगी। एंथैल्पी कहाँ पढ़ रहे हो बेटा, एंथैल्पी तो थर्मोडायनेमिक्स में है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए बस ये ध्यान रखना है स्लोप ऑफ टेंजेंट से निकाल सकते हो। एवरेज रेट आपको पता ही है, लार्ज इंटरवल के लिए निकालते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यूनिट क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, बस, ठीक है। अभी तक सिर्फ जो हमारे काम की चीज है बेटा वो ये है जो मैंने अभी ये करवाया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। चले क्वेश्चन पे चले क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये ना ओपन बोर्ड बहुत खराब लगता है मुझे, सच में बहुत खराब लगता है। क्वेश्चन कहाँ ऐड करती हूँ, वो कहाँ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बेटा। फॉर द केमिकल रिएक्शन, इधर देखो, हाँ देखो वही समीर ने बता दिया लेकिन गलत बताया है। फॉर द केमिकल रिएक्शन, बच्चे इस पे फोकस करो प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ी है तुम्हें रिएक्शन कराने के लिए, मैं सारा ऑर्डर रेट लो अभी सिखा दूंगी, ठीक है। मेरा कुछ नहीं पड़ा कि मैं मतलब आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, प्लीज आगे मत चलो। एक्टिवेशन एनर्जी भैया अभी 4th लेक्चर में आएगा, अभी क्यों उसको डिस्कस करना। यहाँ देखो ये क्या हेबर प्रोसेस है, आपको ये इक्वेशन दे रखी है, आपको बोला करेक्ट ऑप्शन बता दो, तो इसका कैसे लिखोगे बच्चे रेट, देखना एक बार। ऑप्शन 4 माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2 इज इक्वल टू -1/3 डी बाई डी टी ऑफ H2 इज इक्वल टू 1/2 डी बाई डी टी ऑफ NH3, ठीक है। तो देखो कौन सा करेक्ट है भैया, ये वाला है क्या, 4th। कब आया हुआ ये, कब आया हुआ है, नीट 2019 में। आगे चलो, ये देखो फिर ये क्वेश्चन आ गया, क्या हो रहा है ये। चलो मैं नोट्स जब प्रोवाइड कराऊंगी ना ठीक कर दूंगी इन सबको। यहाँ पे देखो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है। ये आपका जेईई मेन में भी आता है, नीट में भी आता है। देखो क्या दे रखा है आपको, ये रिएक्शन दे रखी है बच्चे, N2O5 का डिकम्पोजिशन करा रखा है, और आपको ना ये बता रखा है कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो इतना दे रखा है N2O5 के लिए। ये कंफ्यूज मत हो ना, N2O5 है, ठीक है। NO2 के लिए इतना दे रखा है, O2 के लिए इतना दे रखा है। आपको पूछ रखा है रिलेशनशिप बताना है K में, K डैश में, और K और K डबल डैश में। क्वेश्चन एक बार दोबारा से समझा दीजिए प्लीज। बेटा मैंने ये बोला है आपको ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, फॉर्मेशन ऑफ NO2 और O2 का दे रखा है,
ठीक है, देख पा रहे होंगे ना आप। आपको बेसिकली रिलेशनशिप बताना है के में, के डैश में और के डबल डैश में। कैसे करोगे देखो मैं समझाती हूँ। माइनस डी बाई डी टी ऑफ माइनस हाफ, एक सेकेंड, माइनस हाफ डी बाई डी टी ऑफ N2O5। पहले तो ये एग्री करना कि ठीक लिख रही हूँ या नहीं, ठीक है। 1/4 ऑफ डी बाई डी टी NO2 इज इक्वल टू बच्चे डी बाई डी टी ऑफ O2। क्या मैंने इसके लिए रेट सही लिखा है? क्या मैंने रेट ऑफ रिएक्शन सही लिखा है? ठीक है। Yes, ma'am. अरे जिसको डाउट है सिर्फ वही अपने आप को अनम्यूट करेगा, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगी। माइनस हाफ, ये कितना दे रखा है बेटा? के ऑफ N2O5, ठीक है। ये कितना दे रखा है? डी बाई डी टी ऑफ NO2 बेटा, के डैश N2O5, ठीक है। ये कितना दे रखा है? O2 कितना दे रखा है बच्चे? के डबल डैश N2O5। समझ गए? अब क्या करोगे? N2O5 से N2O5 कैंसिल। अरे बोलो ना बेटा, हाँ या ना? यस मैम। Yes, माइनस ma'am. के बाई टू, माइनस के बाई टू इज इक्वल टू के डैश बाय 4, ठीक है। और ओके ओके, एक मिस्टेक हो गई है। देखो माइनस डी बाई डी टी की वैल्यू है तो मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया? हटाओ इसको। समझे क्या गड़बड़ करती थी मैंने? यहाँ पे ऑलरेडी माइनस की दे रखी है वैल्यू, ठीक है, तो आप माइनस नहीं लगाएंगे। उसके बाद है के डबल डैश। ओके, आपको रिलेशनशिप किसके बीच में बताना है बच्चे? के और के डैश में, और के डैश और के डबल डैश में। तो आप क्या करोगे? के बाय 2 और के डैश बाय 4 को इक्वल रख लो। क्या आएगा? 2 2 सा और के डैश आ जाएगा 2 के, ठीक है। और के डैश में कैसे निकालोगे? देख लो क्या आ जाएगा? के इज इक्वल टू 2 के डबल डैश। अब देख लो कौन से वाला करेक्ट है बच्चे? के डैश आएगा 2 के, यही वाला आएगा, सी आएगा। Yes, ma'am. एक सेकेंड, अरे ये क्या हो रहा है आज? आपको निकालना है। ओके, के डबल डैश की वैल्यू आएगी के बाय 2। बच्चे मैं ऑलरेडी इतना धीरे करा रही हूँ तभी तो गलतियां हो रही हैं, ठीक है। चलो, के डबल डैश क्या है? के बाय 2 आया, और के डैश क्या आया बच्चे? 2 के आया। तो ऑप्शन आपका सी रहेगा करेक्ट। समझ आ गई? कोई जो इस बच्चे को डाउट है जल्दी जल्दी मुझे बताओ क्या किया है मैंने, बताओ। मैम एक बार मैं इसको बड़ा धीरे धीरे आराम से बोलकर एक्सप्लेन कर दूँ। आपका नाम जानवी गुप्ता है क्या? हाँ है ना? जी मैम। हाँ देखो मैं पहचान गई, आपने नाम चेंज करके आए फिर भी मैं पहचान गई। देख रहे हो इतना जानती हूँ मैं जानवी तुम्हें। यस मैम। चलो ठीक है, समझते हैं, कोई बात नहीं, ये चैप्टर ही ऐसा है, ठीक है, कोई बात नहीं। जानवी देखो बेटा, ये लिखना आ गया जानवी, जो मैंने ये ब्लू में लिखा है? बिल्कुल मैम। चलो आगे चलते हैं। ये देखो माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2O5 की वैल्यू क्या है? ये देखो कितनी दे रखी है बच्चे? के ओ, अरे बस करो, के ऑफ N2O5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ जानवी, बोलो। मैम मतलब आपने ये देखो जानवी, अरे मेरा चार्ज नहीं है, देखो चेंज कर लो। देखो रेड कलर से दिखा रही हूँ, देखो जानवी, हाँ माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2O5 की वैल्यू क्या है? इतनी है, तो मैंने इसको लिख दिया और हाफ को हाफ ही रहने दिया, माइनस का साइन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आप समझ में आया? हाँ चलो ठीक है। डी बाई डी टी ऑफ NO2 की वैल्यू कितनी है बेटा? के डैश N2O5, ये समझ में आया? हाँ। O2 की क्या है? ये है, ये समझ में आ गया ना? चलो ठीक है। अब सारे इक्वल में जानवी, तो N2O5 मैंने कैंसिल कर दिया, इतना चल गया, बताओ। कैंसिल कर दिया आपने, ठीक है। हाँ, जब फिर इसके बाद क्या है? एक बार सुनो बेटा, फिर क्या है? हमें रिलेशनशिप बताना है के एंड के डैश और के एंड के डबल डैश, ठीक है। तो आपने क्या किया? इनको ऐसे इक्वेट कर लिया। अब जिसका रिलेशन तुम्हें चाहिए जानवी, उनको इक्वेट कर लो। मुझे के और के डैश का चाहिए था तो मैंने इन जोड़ी को साथ लिख लिया, मुझे इसका और इसका चाहिए था तो मैंने इसकी जोड़ी को साथ लिख लिया, बस आ गया आंसर। अब क्लियर है जानवी? बिल्कुल मैम। चलो शाबाश, चलो आगे चलते हैं। चलो ये वाला देखो, ये देखो
फिफ्थ वाला तुम कर लोगे, फोर्थ वाला मैं बता देती हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, N2 + 3H2 से अमोनिया बना है। ध्यान से सुनना जानवी, बिल्कुल ध्यान से, बाकी सब भी। आपको d/dt ऑफ NH3 दे रखा है बच्चे 2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। आपको वैल्यू बतानी है इसकी। सबसे पहला काम क्या करोगे बेटा ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहला काम करोगे रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चा पार्टी? रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे। कैसे लिखूं? -d/dt ऑफ N2 है ना, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ माइनस में, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज होती है ना। सारे सुन रहे हो? सो गए? सुन रहे मैम। सुन रहे हैं। d/dt ऑफ NH3 इतना लिख लिया, इतना हमें पता है। अभी आओ क्वेश्चन पे। निकालना क्या है? -d/dt ऑफ H2, यानी कि हमें ये निकालना है। और हमें वैल्यू किसकी दे रखी है बच्चे? इसकी, यानी कि हमें इसकी जरूरत नहीं थी। इतना समझ में आया सबको? पहले ये बोलो। यस मैम। चलो, हमें क्या निकालना है? d/dt ऑफ ये निकालना है। तो हम क्या काम करते हैं बच्चे, हम क्या काम करते हैं, इस 3 को यहाँ ले जाऊं क्या? 3/2 ऑफ d/dt ऑफ NH3 लिख दूं क्या? बोलो। यस मैम। ठीक है, और Yes, माइनस ma'am. का साइन लगा रहेगा, माइनस का साइन लगा रहेगा, क्योंकि वो आपसे पूछ रहे हैं। तो क्या आएगा रिजल्ट? क्या आएगा? बस लगा दो। आपको वैल्यू दे रखी है 3/2। कितनी है अमोनिया की? बताओ। फॉर्मेशन ऑफ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 × 10⁻⁻⁴। यूनिट का आधा नंबर कटेगा अगर नहीं लगा के आए बोर्ड के एग्जाम में। तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा बेटा 3 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, कर लोगे? कुछ नहीं करना, सिर्फ रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना है Br2 का। फिर से बोल रही हूँ, रेट ऑफ अपीयरेंस में कोएफिशिएंट इंक्लूड नहीं करोगे। देखो कहीं पे भी इंक्लूड नहीं हुआ, देख पा रहे हो ना? सबके आगे कोएफिशिएंट 1 है बच्चा। खा कर लेना, ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया। आगे चलो मैम, ऑप्शन सी है आंसर। बेटा, मेरे को भी निकालना पड़ेगा जानवी, निकाल लेना। सी होगा, सारे बच्चे सी बोल रहे हैं, ठीक है? ठीक है। ओके, इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये कर लोगे ना। N2O5 की डीकम्पोजिशन है, आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे रखा है N2O5 का, यानी कि आपको दे रखा है -d/dt ऑफ N2O5। कितना दे रखा है? 6.25 × माइनस मोल पर लीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है भैया? NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन और O2 का। निकाल लोगे? बताओ, नहीं करवाने की जरूरत ना? नो अरे मैम। कर लेंगे। कर लोगे? यस मैम, कर शाबाश। लेंगे। ठीक है, फिर भी Yes, नहीं हुआ तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बता देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ सारे क्वेश्चन हो। ये वाला तो बहुत ही सिंपल है, ये तो अभी करवाया था मैंने, 2006 में आया हुआ है। आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे, कुछ नहीं करना। जस्ट आपको क्या लिखना है, इसका जो ये मैसी सा हो रखा है ना, ये बुक ही ऐसी है जहां से मैंने लिया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कर लेना, ये भी बहुत ईजी है। ये देखो, ये सिंपल है। देखो अभी इसमें क्या कर रखा है? डेल्टा में रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है? तो डेल्टा में कर रखा है, तो हम वैसे ही आंसर रिपोर्ट करेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है, देख लो क्या होगा इसका आंसर बेटा। माइनस डेल्टा ऑफ H2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा की कंसंट्रेशन। अच्छा, ये ब्रैकेट क्या दिखा रहा है? ये ब्रैकेट क्या दिखा रहा है? कंसंट्रेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, डेल्टा ऑफ HI बाय डेल्टा T। तो क्या आंसर होगा इसका? सी होगा, नहीं बी होगा। मैम बी होगा, सी में तो पॉजिटिव है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, मैंने ऐसा एक करा दिया। आपको क्या करना है बच्चे? रेशियो बनाना है K1, K2 और K3 का। निकाल लोगे या अभी? चलो अभी निकालो, निकालो निकालो जल्दी। अपना पेन नोटबुक खोल के बैठा करो जब फिजिकल का आ रहा हो क्वेश्चन। जल्दी बताओ क्या क्या रेशियो आएगा K1, K2 और K3 के बीच में? फास्ट 2 मिनट। करो करो करो। जानवी आप भी बेटा ट्राई करो, तुम सारे करो। इशिका, अंकुश, आशुतोष, मैं थोड़े नाम भी ले देती हूँ तुम्हारे, फिर कहोगे मैम हमें तो भूल गई। दीपांशु, आरती, अल्पना, अनमोल, धीरज, देवयानी, डोली, गुंजन, खुशबू। 2 खुशबू हैं, दोनों के लिए है। खुशदीप, मनोज, मिशबा। जिसके नाम रह गए वो मैं बाद में लूंगी। जल्दी से रेशियो बताओ। आपको कुछ नहीं करना, इक्वल टू 1 पुट कर लेना, रेशियो आ जाएगा।
बताऊं क्या करके बेटा? मैम 2 मिनट रुक जाओ ना। हाँ करो 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 करो। कर रहे हैं, बैठे नहीं है। जानवी बेटा वो कर लो, माइक म्यूट कर लो। इसके बाद देखो कितने क्वेश्चन है और रह गए। ओके चलो ठीक है, फिर मैं रेट लो भी आज ही स्टार्ट करवा दूंगी। ओके, मजा आ रहा है क्या? बहुत ज्यादा। Yes, ma'am. अच्छा जानवी सच में मजा आ रहा है क्या? ठीक है, यस। आगे से रेगुलर रहोगी। हाँ चल तो ठीक है। मैम मेरा आंसर आ गया। हाँ बोलो। K1 इज इक्वल टू 2K2 प्लस 2K3। अच्छा चलो एक बार बाकी एक बार देख लेते हैं जानवी क्या बोलते हैं, फिर मैं करा। ठीक है करो भाई, मैं तो डायरेक्ट करूंगी, तुम लोग वन स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है? कितना आया साम्या? मैम 1:2:1। चलो मैं एक बार देखती हूँ। K1/2, K2/3, ओ सॉरी K2 K3/3। ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में बोल दो कितना आया। तो K1 क्या आएगा? 2 आएगा, K2 1 आएगा और K3 3 आएगा। तो क्या आएगा बच्चे इसका? 2:1:3। यही आया क्या? यही आया बेटा? मैम ये कैसे आ गया मतलब? जानवी बेटा आपने माइनस कैसे लगाया बीच में? ये देखो ना, रेशियो निकालना है ना, जब भी रेशियो निकालना हो ना तुम =1 पुट कर देना। चलो मैं समझाती हूँ, इतना तो सबका आ गया ना, इतना इतना आ गया क्या? यस मैम। आपको क्या करना है, जब भी रेशियो निकालना हो ना 1 के इक्वल पुट कर देना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे कि रेशियो निकलेगा कैसे। तो K1/2 को जब 1 के इक्वल पुट करोगे तो 2 आएगी, K2 1 आ जाएगा और K3 3 आ जाएगा। तो बस रेशियो क्या होगी? 2:1:3 बस। मैम जिससे आप K3/3 आया है ना, मेरा बस K3 आया है। नहीं नहीं, आपने देखो देखो इधर। अच्छा एक सेकेंड गड़बड़ की है क्या मैंने? यस मैम। एक सेकेंड मैं एक बार चेक कर लेती हूँ फिर से, 1 मिनट रुक जाओ। एक सेकेंड एक मिनट, हमें क्या दे रखा है? अच्छा इसकी वैल्यू दे रखी है क्या? ठीक है, डायरेक्ट K3 लिखोगे, जानवी सिंह राइट। ठीक है चलो अब कर लो K1/2, K2 = K3 = 1। तो क्या आएगा? K1 2 आएगा, K2 1 आएगा और K3 1 आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 2:1:1। अब ठीक है क्या? यस मैम। ठीक है भैया, ऐसे मेरे को ठीक कर दिया करो बीच में, अगर मैं थोड़ी गलती कर दूं तो। ठीक है अब हो जाएगा ना, चलो आगे चलो। मैम मेरा तो मैम हाँ मेरा तो मैम मेरा 1:2:2 आ रहा है। ऐसे मैम कैसे आएगा बेटा? देखो ना, =1 कर दो जानवी, तो K1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। अच्छा इसको 1 के इक्वल कर दिया आपने। मैम 1 के इक्वल क्यों करा? रेशियो तभी निकलेगा ना बच्चे। मैम देखो रेशियो। ऐसे कर लो, चलो एक काम करते हैं, ऐसे कर लो। देखो मैं समझाती हूँ। देखो सपोज ऐसे है ना, हाँ तो आप क्या हाँ करो, ऐसे करोगे ना 1/2 रेशियो 1:1 ऐसे ही करोगे ना जानवी। अब हाँ क्या मैम करोगे आप? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ मैम ये आया है मेरा आंसर। ये आया है अच्छा ये वाला किसका आया है? मेरा। बाकी किसी का आया है क्या ये? हाँ बताओ। नो मैम। मैम मैंने ये भी करा था वैसे, पर आपका देख के बदल लिया था। ओके 1 मिनट दो मुझे। एक सेकेंड।
ओके के टू अगर 1 होगा कि मेरे को याद भी नहीं है ना ये मैंने क्वेश्चन कहाँ से उठाया था। ओके ओके मैंने हाँ एक सेकेंड जानवी बच्चे जो मैंने करवाया था ना वैसे ही होगा, ठीक है। एक्चुअली मुझे मिल भी नहीं रहा लेकिन आंसर यही होगा। एक्चुअली मैंने मेरी नोटबुक में लिखा होता आंसर। जब भी आपको रेशियो निकालना होगा आप उसको 1 के इक्वल ही पुट करेंगे, ये तरीका होता है, ठीक है, ये तरीका होता है, तभी मैंने आपको बताया था, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 1/2 रेशियो K1, ऐसे नहीं करना। रेशियो कहाँ है बच्चे, ये देखो ना इधर रेशियो कहाँ है, ये इक्वल टू का है, इक्वल टू का है बच्चे। अगर ऐसे होता ना जानवी K1/2 रेशियो K2 फिर तो आप वैसे ही करते 1:2:2, बट ये क्या इक्वल में है बेटा, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो। तो क्या होगा 1 के इक्वल पुट करो, K1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, K2 1 हो जाएगा और K3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो K1 2 आया है, 2:1:1, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आपको ये किसी भी रेफरेंस बुक में मिल जाएगा, मुझे याद नहीं है मैंने कौन सी वाली बुक में से देखा था, ठीक है, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ मेरे पास, ठीक है। लेकिन आंसर ये होगा, जब भी रेशियो का क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे मत करना क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। आप क्या करेंगे इक्वल 1 का साइन लगाएंगे, ठीक है, 1 के इक्वल पुट करेंगे फिर निकाल लेंगे। आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन आपका जेई मेन में आया हुआ बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपका जेई मेन में आया हुआ है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिख रहा है क्या, अजीब सा दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। बिल्कुल। देखो आपको कुछ नहीं करना, ये वाले क्वेश्चन आने लग गए हैं पेपर में, आपको कुछ नहीं करना बच्चे। देखो 0.3010 किसकी वैल्यू होती है, log 2 की होती है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, log -d/dt ऑफ a, ध्यान से देखना बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। log db/dt इज सॉरी प्लस log 2 लिख सकती हूँ ये। तो अब मैं क्या करूंगी -d/dt ऑफ a, log a प्लस b क्या होता है बच्चे, log a प्लस b क्या होता है, log m इंटू n होता है, ये देखो ना, log m प्लस n क्या होता है, log m/n। log mn होता है, log m प्लस log n क्या होता है, log m प्लस log n क्या होता है बच्चे, log mn होता है, इसको ध्यान रखना। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, log 2 इंटू d/dt ऑफ bv, बताओ ये लिख सकती हूँ क्या मैं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। log से log कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा मेरे पास, -d/dt ऑफ a इज इक्वल टू 2 db/dt, हाँ या ना बच्चे, log है ना, यस मैम। ठीक है। अच्छा एक बार हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम log 10 तो 1 होता है तो log 10 लिखने की जरूरत ही नहीं है। log 10 कहाँ पे आ गया, अच्छा यहाँ पे बोल रहे हो क्या हाँ बच्चे, बेस में है, ये बेस में है बेटा, इक्वल में नहीं है, मैंने थोड़ा ऊपर दिखाया इसलिए कंफ्यूजन हो रही है आपको, ये बेस में है, इसके नीचे है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, इतना समझ में आ गया तो आप लोगों को, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा होगा, जब ये ऐसा रहा होगा, जब ये ऐसा रहा होगा तभी ये बना होगा जो मैंने ग्रीन से लिखा है, बताओ हाँ या ना। क्योंकि हम क्या करते हैं d/dt लिखना हो तो मैं 2 को ऊपर ले जाती हूँ ना, बोलो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2a = b, बोलो हाँ या ना। यस मैम। बस आगे इक्वेशन, अब आपको यही पहचानना है a क्या है b क्या है, देख लो a क्या होगा C2H4 होगा, ठीक है, और C4H8 क्या होगा, b होगा तुम्हारा, देख पा रहे हो सारे, देख यस मैम। ठीक है। तो यही आंसर होगा, बाकी किसी में भी ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना था, इसको घुमा फिरा के यहाँ तक लेके आना था, इसको घुमा फिरा के, हाँ आपने जैसे अपॉन में 2 लिखा है तो वो उधर जाएगा तो a = 2 भी नहीं होगा। नहीं 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 नहीं,
जानवी देखो ना बेटा, इसको आप कैसे लिख सकते हो जानवी, 2a को ऐसे नहीं लिखोगे, हम ऐसे नहीं लिखते रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ ऐसे ही लिख। ठीक है, हो गया। हाँ चलो, हाँ और ये वाला क्वेश्चन घर से कर लेना। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला क्लियर हुआ होगा सारा। जल्दी बोलो, हुआ क्या? ये जो भी है ना, ये अभी है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैसी हो रखा है, मैं आपको सही से भेज दूंगी। उसके बाद बच्चे आपको ये ध्यान रखना है, आपको कुछ नहीं करना बच्चे, आपको सिर्फ रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखना आना चाहिए। ठीक है, और ये लोग वाला कंसेप्ट देख लेना, क्योंकि लोग वाले क्वेश्चन आने लग गए। ठीक है, तो ये वाला क्लियर कर लेना। उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए, जब भी हम रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसफॉर्मेशन फॉर्मेशन लिखते हैं, उसमें कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू लिखने में बीच बीच में एक दो बार गड़बड़ी कर दी ना, आपको नहीं करना है वो, आप ध्यान से देखेंगे कि आपको क्या दे रखा है। दूसरी चीज, जब भी रेशियो निकालना होगा ध्यान रखना बीच में इक्वल टू का साइन है। ठीक है, और आपको किसके इक्वल पुट करना है? 1 के इक्वल पुट करना है। आपको किसके इक्वल पुट करना है बच्चे? 1 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, आगे चले। हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि आप कहते हैं बीच में इक्वल टू का साइन है, जो प्रोडक्ट के साइड हमने रेट लिखा है वो तो जैसे वो तो प्लस में है ना, K2 हाँ, प्लस हाँ, K2 प्लस K3 है ना, तो फिर आपने उसको इक्वल कर रखा है। कहाँ पे बेटा? मैम ये जो हमने रेशियो निकलवाई थी ना 1:2:2, आप कह रहे थे K1 K2 K3 तीनों इक्वल है, पर जब हम रेट लिखेंगे तो प्रोडक्ट वाले को एडिशन में आते हैं ना, तो K2 प्लस K3 एडिशन में आएगा। एक सेकेंड जानवी, मैं बताती हूँ आपको बेटा। कहाँ गया भैया ये क्वेश्चन? एक सेकेंड रुको, कहाँ गया? 1 मिनट रुको, ये रहा। हाँ जानवी, अब बोलो क्या हुआ बेटा? हाँ मैम जी, मैं ये बोल रही थी, जैसे आपने ये NH3 का लिख दिया, ठीक है, हाँ, अब हम N2 का लिखोगे फिर प्लस ये H2 का लिखेंगे ना, इक्वल कैसे कर दिया मतलब? नहीं 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 नहीं, अभी समझाया ना बेटा, मैंने अभी समझाया था ना कि जो मैंने अभी क्या बोला था फर्स्ट वाले उसमें, स्टार्टिंग के आन में क्या बोला था मैंने, कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम इज इक्वल टू इंक्रीज इन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन बाय टाइम होगा, इक्वल होगा ये, है ना? जितना डिक्रीज हुआ उतना ही तो बनेगा ना, तो तभी तो मैंने इक्वल दिखाया, तभी तो मैंने इक्वल दिखाया। ठीक है जी, समझे? यस मैम, मैंने सोचा कि ये दोनों एक साथ लिखा है, प्रोडक्ट है ये तो एडिशन भी आएगा। ठीक है, वैसे ना आइडली एक काम करना, वैसे तो ठीक है ऐसे ही होगा, लेकिन ना जनरली या तो मैंने क्वेश्चन में कोई मिस्टेक की है, अगर आपको मिले तो चेक कर लेना। जनरली ना 1/3 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है, क्योंकि मैंने कहा था रेट ऑफ फॉर्मेशन में ना कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं होता, तो शायद मैंने क्वेश्चन या तो जल्दी जल्दी लिखते वक्त यहाँ पे कोफिशिएंट इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, तो अगर कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं होगा ना, तो इसका आंसर वो आएगा जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जो मैंने आपको, आप मुझे कह रहे थे ना कि मैम गलत लिख दिया, तो वैसे आएगा। ठीक है, जनरली क्या है, मैं फिर बोल रही हूँ, रेट ऑफ फॉर्मेशन में कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, शायद मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में यहाँ पे 1/3 लिख दिया था। समझ गए क्या बोल रही हूँ? ठीक है, तो ये एक बार अगर मान लो सपोज यहाँ पे 1/3 नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3 लिखेंगे और आपका आंसर कुछ और आएगा। फिर क्या आएगा यहाँ पे? फिर 2:1:3 आएगा। ठीक है, तो ऐसे। ठीक है, वो देख लेना, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, पर जहां तक मुझे लगता है मैंने कोई क्वेश्चन लिखने में गलती की है। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट यही कहता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन में कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं होता है। चलो जानवी, हम आगे चले बेटा। ये पर क्यों नहीं होता है, उसका कोई रीजन है? क्योंकि बच्चे रेट ऑफ फॉर्मेशन है ना बेटा, फॉर्मेशन का मतलब है सिर्फ आप बात करो, यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली H2 नॉट कोफिशिएंट, है ना? बेसिकली आप कोफिशिएंट की बात नहीं करो, फॉर्मेशन का मतलब हम बात करें सिर्फ H2 का जो बना है उसका रेट कितना है। लेकिन जब आप बात करोगे रेट ऑफ रिएक्शन की, तब आपको कोफिशिएंट इंक्लूड करना पड़ेगा, तब आपको कोफिशिएंट इंक्लूड करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने सोचा था कि सिर्फ आज उतना ही करवाऊंगी, लेकिन हम ये वाला करते हैं, रेट लो एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो रेट लो क्या है बच्चे,
ओके, ये मैंने उसमें बता दिया था। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मैंने आपको ये ग्राफ बना रखा है। ग्राफ तो सबको समझ में आ रहा होगा कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है। तो अगर मुझे रेट लिखना हो बच्चे, तो रेट लो क्या होता है बच्चे, रेट होता है, रेट अकॉर्डिंग टू रेट लो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, साथ ही साथ उनके कोफिशिएंट। लेकिन ध्यान रखना, वैसे जो ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ये रेट लो का एक्सप्रेशन नहीं है, ये किसका एक्सप्रेशन है, ये आप लिखते हो लो ऑफ मास ऑफ एक्शन का। ये छोटा सा डिफरेंस है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बच्चे बढ़ती है बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है ना, रिएक्टेंट की कम होती है, प्रोडक्ट की बढ़ती है क्या हुआ कम होती है और प्रोडक्ट की बढ़ती है। हाँ देखो, मान लो मनोज, तुम्हारे पास 5 मोलर है रिएक्टेंट सपोज, ठीक है, प्रोडक्ट तो बना नहीं, 0 है। तो मान लो कुछ टाइम बाद तुमने देखा कि आपने रिएक्शन करवानी स्टार्ट की, तो मान लो 5 में से 2 जो है खत्म हो गया, डिसोसिएट हो गया, तो 2 बना होगा ना। पहले 0 था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, अब 2 हो गया, मतलब टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा, ठीक है। तो जो ये मैंने ये लिखा है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस, एक्चुअल में ये क्या है, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे आपको ए और बी नहीं लिखना, यहाँ पे आपको ए और बी नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है अल्फा और बीटा। यहीं से आपकी शुरुआत होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, कि रेट लो में जो आप ये कंसंट्रेशन के ऊपर जो भैया ये पावर लगाते हो, वो ये ए और बी वाली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ए अल्फा के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसे ही बी जो है बीटा के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जबकि लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन में क्या सीखते थे, हम कहते थे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, और जो ये ए पावर है उसको ए में लगा देते थे, बी वाले को बी के ऊपर लगा देते थे। बट अभी क्या है, हम रेट लो, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, रेट लो फॉर एनी रिएक्शन, मैं 10 मिनट और लूंगी क्लास। Rate law for any reaction cannot be predicted simply by looking at the balanced chemical equation that is theoretically but has to be determined experimentally। समझे क्या बोला? सिर्फ आप एक रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हैं, सिर्फ आप एक बैलेंस्ड, मान लो आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखी है, आप उसको देखकर रेट लो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रेट लो कभी भी थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं, वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही आता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे बच्चा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये आ गया समझ में तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लोगे। तो जब भी हम बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट क्या यूज करते हैं, कैपिटल के यूज करते हैं, विच इज योर, बोलो विच इज योर, बोलो रेट कांस्टेंट, विच इज योर रेट कांस्टेंट, विच इज योर रेट कांस्टेंट, ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चे, अगर मैं मान लो ए और बी की कंसंट्रेशन यूनिटी कर दूं, तो हमारा जो रेट है वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चा, रेट कांस्टेंट। यानी कि तुम डिफाइन भी कर सकते हो रेट कांस्टेंट को, कि रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे बेटा, रेट कांस्टेंट जो हमारा के है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो आपके पेपर में आते हैं। तो पहला पॉइंट लिखो बच्चे, अच्छा मुझे ना ये बता देना, 820 होते ही बता देना, ठीक है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ, लिखो बेटा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, हाँ, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन थ्योरेटिकल होता है, ठीक है, ओके। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। क्या ये बात मैंने बिल्कुल सही लिखी है, बताओ? यस मैम। ऑब्वियस सी बात है। अगर रेट कांस्टेंट क्या बताता है, रेट कांस्टेंट आपको ये बताता है कि भैया रिएक्शन कितनी फास्ट हुई।
अगर आपके पास दो रेट कांस्टेंट है, एक का कम है रेट कांस्टेंट और एक का ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा हुआ मतलब वो रिएक्शन की स्पीड, वो रिएक्शन बहुत जल्दी कंप्लीट हुई है। सेकंड लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड, ये सारा ही जो मैं जब मैं बोलती हूँ ना नोट करके लिखो, वो सारा इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है फंसाने के लिए। नोट ऑन द ये हम कहाँ देखेंगे, आरएनएस इक्वेशन में देखेंगे। नोट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट कांस्टेंट, rate constant depend only on temperature, not on the concentration of reactants। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन तो डिपेंड करता है, बट रेट कांस्टेंट भैया सिर्फ टेम्परेचर के साथ ही चेंज होगा। चाहे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ रखो, रेट कांस्टेंट विल बी सेम। आगे चलो। हाँ हाँ बोलो मैम केटी और केसी के साथ भी यही सेम है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, वो भी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं क्या बेटा? हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी। ठीक है, चलो आगे हमें देखना है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आगे हमें क्या देखना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे देखो ए बी से प्रोडक्ट मिल रहा है, तो अगर मैं इसके लिए रेट लो लिखूं बच्चे, तो क्या लिखूंगी? रेट लो क्या लिखूंगी बताओ? के इंटू ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, लेकिन पावर क्या होगी? पावर ए और बी ही होगी, समझे? पावर ए और बी नहीं होगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? सम ऑफ द पावर। अगर आप अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर देते हो, ये क्या होता है आपका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। सम ऑफ द पावर टू विच मोल कहां से आ गया बेटा? सम ऑफ द पावर टू विच द मोलर कंसंट्रेशन इन द रेट लो जो आपको दिख रहा है आर रेज टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व, जो एक्सपेरिमेंटली आया वो वाली पावर को आप ऐड करोगे। तो जो अल्फा एंड बीटा है ना, कैन बी determined only experiment। ठीक है, नोट थ्योरेटिकल। ठीक है, उसके बाद एक आप चीज लिख सकते हो, यहाँ पे लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका होल नंबर भी हो सकता है। लिखो इस चीज को, होल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है जी, बोलो। नेगेटिव कैसे? नेगेटिव बच्चे, अगर आपकी मान लो कंसंट्रेशन सपोज ऐसे है बेटा, मान लो ये है, सपोज कोई भी रिएक्शन है, मैंने ऐसे लिखा, तो इसका ऑर्डर क्या है बेटा? -1। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? -1 है। ठीक है, तो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद चलते हम इसकी बात करते हैं, या ये नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊं? बताओ। मैम नेक्स्ट में करवा दूंगी, है ना, थोड़ा ज्यादा फिर मैसी सा हो जाएगा। रेट कौन, इसका ध्यान रखना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चे? हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, थ्योरेटिकल डिटरमाइन नहीं करते। दूसरी चीज बच्चे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेसिकली? आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, और आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, तो हम ये कर लेंगे नेक्स्ट वाले उसमें, ठीक है। लेकिन आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। तो आज मैं जो Yes, तुम्हें ma'am. नोट्स आज तुम्हें नोट्स दूंगी ना बेटा, वो इसके दूंगी, रेट ऑफ केमिकल, इसके रेट ऑफ रिएक्शन के। और जब मैं कल आपको कराऊंगी तो ऑर्डर और रेट लो पूरा खत्म हो जाएगा विद न्यूमेरिकल्स, तो उसके मैं कल प्रोवाइड करूंगी, ठीक है जी। आई होप चीजें बच्चे क्लियर हुई होंगी, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे था, है ना।
ओके